आगे क्या हुआ? मनोज के पास ना पैसे रहे, तिवारी सर ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो मनोज कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गांव नहीं आए थे, पर पिता ने इस बार कुछ पैसे घर भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। टेम्पो थाने में पड़ा पड़ा अब कबाड़ होने लगा था। कोर्ट को उसका फैसला करने का भी अभी तक वक्त नहीं मिला था। पंडित कालीचरण अपने कर्ज के लिए तगादा करने लगा था। माँ ने मनोज को वापस ग्वालियर जाते समय आगे के लिए खर्चे के लिए 1,000 रुपये दिए। मनोज की बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नज़दीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवा जिंगज में नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने लगा। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे मोना फिर कभी नहीं मिली। बड़े से ग्वालियर और छोटी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे से नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने के लिए रात को छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो सुबह 4-5 बजे तक वह छत पर पढ़ता रहता। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को उससे सीख लेने के लिए कहती। उसके पास ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल केवल 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए वह वापस ग्वालियर आ गया। दिसंबर में एक दिन रविकांत ने उससे कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? विवेकानंद केंद्र के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उसने बताया, यह एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें जरूर चलना चाहिए। मनोज को प्रस्ताव अच्छा लगा। आश्रम जैसा यह केंद्र ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। मनोज 100 रुपये फीस देकर रविकांत के साथ स्थित शिविर में पहुंच गया। अगले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू हो गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती है। फिर व्यायाम, उसके बाद देश के महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम की चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया, जहाँ से वह न केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित भी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी इच्छा होने लगी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिले। इसलिए वह ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे आकर रहकर अपने विचार व्यक्त करना और विद्वानों द्वारा दिए गए भाषण के बाद प्रश्न पूछने में सबसे आगे रहता। श्रमदान में भी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता। तारीफ प्राप्त करने की अदम्य इच्छा ही उसकी चलायमान शक्ति थी। शिविर के दूसरे दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हुआ है। कुछ तो दम है इन लोगों में जो खुद की कार्यकर्ता कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं लोग। एक श्रेष्ठ व्यक्ति रजनीश त्यागी के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ये ग्वालियर के किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तो पवित्रता से भर गया हूँ। विवेकानंद कहते थे कि वे अपने आप को कमज़ोर मानने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। असीम शक्ति मेरे भीतर भर गई है। देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है और देशभक्ति से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है और देशभक्ति से बड़ा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ आकर उसने क्या किया? संकल्प ले लिया कि देश सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उसकी विचारधारा और वहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्मोहित सा हो गया। त्यागी जी ने एक प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, जिसमें अगले रविवार घर घर जाकर सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने थे और उन्हें गरीब ज़रूरतमंदों को देना था। मनोज ने अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे,
पर यहाँ देशभक्ति कार्य रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने भाषण में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहकर ही देश की सेवा करेगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाकर उसके भावात्मक संकल्प की प्रशंसा की। इस प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए, किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी देखकर मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते थे कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका। त्यागी जी ने ठीक ही कहा था कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है। हम सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में अब क्लियर हो गया था कि देश और समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिले प्रमाण पत्र को पूजा की अलमारी में भगवान की मूर्ति के पास सजा के रख दिया। मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, लेकिन उसके अंदर भीतर देश सेवा का जज्बा भर गया था। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी। वह सेकेंड डिवीज़न से पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य अंक ही आ पाए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वह विवेकानंद केंद्र के शिविर में हो आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया, जरा सा 6-7 किताबें पढ़ी थी बस। अब उसके आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं कि आगे पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वह दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूं। इस नई मंजिल की आकर्षण में उसने मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वह गांव चला गया। कई महीनों से पिता के गांव में न आने से परेशान माँ रजनी को लेकर पापा के पास डिंडोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोलकर रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तू पीएससी की तैयारी नहीं करेगो? मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के ज़रूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी पापा भाई बहन सब छोड़ के गरीब की सेवा करेगो? मेरे लिए तो ये पूरा देश ही मेरा परिवार है। मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। राकेश के लिए अब मनोज को समझना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बापू को तो तू जानता है, अगर तू भी घर से भजी गए तो रजनी को ब्याह कौन करेगो? घर कौन संभालेगो? मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है, हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उस पर राष्ट्र सेवा का भूत सवार था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूक में व्यस्त था। राकेश, क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी कर दिया था? वो समाज सेवा ना हती? आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होता तो तेरा टेम्पो पकड़ तो ना पकड़ तो। पुलिस कचहरी थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है। तू पीएससी छोड़ चाह रहा है, पढ़ावे को दम ना बची, बहाने ना बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज,
देश की सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी जिंदगी से भगने वाले तमाम लोग टेम काट रहे हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा है। उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। राकेश की बातों का उस पर असर होने लगा। उसे राकेश की बातें यथार्थ लग रही थी। उसने अपने संकल्प को दूसरी दिशा देते हुए राकेश से कहा, तू सही कह रहा है, पीसीएस की परीक्षा से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे मुझ में परीक्षा पास करने का दम नहीं था, इसलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सिलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूंगा। मनोज ने फिर से अपनी छूटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। पीएससी में सफल होना ही एकमात्र लक्ष्य था अब उसका। माता पिता के डिंडोरी से न आने के कारण मनोज उनसे मिलने डिंडोरी चला गया। वहां जाकर पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं। पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ईमानदार हूँ। ये सब बेईमान है, मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मुझे हाई कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। माँ ने पिता के इन उद्गारों का विरोध किया। इनसे नौकरी ना हो पावते, दुनिया नौकरी कर रही है, जे अनोखे नौकरी कर रहे हैं, बस लड़बो जानते, उल्टो सीधो बोलावते अधिकारी से। भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल के मार दी डिप्टी डायरेक्टर को, कर दिए सस्पेंड। पिता को माँ के द्वारा किया गया यह रहस्य उद्घाटन पसंद नहीं आया। उन्होंने माँ को डांटते हुए कहा, तू कछु ना जानती, गरीब किसान को पैसा बेईमान से खा रहे हैं सब, वे जूता से ही मानते। लेकिन माँ आज रुकने वाली नहीं थी। उनको कछु ना बिगड़ो, बर्बाद तो हम हो रहे हैं। मोड़ा के पास फीस भरवे का पैसा ना है, जब मोड़ी को ब्याह करोगे कि नहीं? टेम्पो को 40,000 उधार सिर पर धरो है। मैंने तो पहले ही कही थी, टेम्पो के चक्कर में ना पड़, अपने बस के ना है ये काम। पर मेरी ईमानदारी की लड़ाई में टांग अड़ाने का शौक है तुम लोगों को। पिता को अपने आप को सही सिद्ध करने का मौका मिल गया। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मनोज को उसके पिता का संघर्ष प्रभावित कर रहा था। वापसी में ट्रेन के जर्नल डिब्बे में बैठकर मनोज सोचता रहा, आपका रास्ता एकदम सही है पापा, आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। विवेकानंद केंद्र में सिखाई गई ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा के सांचे में उसे अपने पिता एकदम फिट बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ था मनोज का वो फेज़ जब वो एक कैंप ज्वाइन करते हैं और विवेकानंद के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में और उनके जैसा बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, गरीब लोगों के तबके की, और बिल्कुल ईमानदार